परस्पर विरोधाभास हैं और उसका कोई मायने नहीं होता है, मतलब सिर पैर नहीं है। तो बिना सिर पैर की बातें अगर ट्रम्प करता है तो क्या बताए हम लोग, उसके ऊपर में क्या हम लोग चर्चा करें। तो ट्रम्प को छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में जब कोई एक पीएचडी का थीसिस लेगा कि ट्रम्प एंड हिज पॉलिटिक्स, तो इतनी सारी चीजें हास्यास्पद आएगी आपके सामने में कि एक ये जोक बन जाएगा, शायद एक सीरीज, टेली सीरीज की बन जाए। तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ जो जो गूढ़ स्थिति है कि आपने पूरे विश्व को टेंटर हुक पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पे एक बुलेट, एक मिसाइल, एक कोई हमला किसी नेवी पे, पूरा विश्व शुरू कर देगा यहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि इस सारे जो सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, इंडिया रीजनल पावर है, रशिया रीजनल पावर है, तो सब लोग आके इसमें लग जाएंगे। तो इसीलिए इसकी ग्रेविटी को देखिए, और मैं भगवान से मनाता हूं कि ये एस्केलेट एस्केलेट ना हो, कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये लोग थोड़ा सा कहीं शांति को लेके आगे बढ़े और जो जो मामला अटका हुआ है उसको निकाले, उसको। और सर बात ये कि एस्केलेट बार बार किया जाता है यहाँ पर, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप तो कभी कोई और, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो तो यूएस की हमेशा से यही रही है। और जो बड़ी चिंता का विषय है, क्या 21वीं सदी में भी ऐसी हालात रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूं। यहाँ पर बातचीत का दौर आज शुरू हो ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के ज्वाला इलाके में बड़ा हमला हो चुका है। इजराइल की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जमकर तबाही का मंजर नजर आया। कैसा है मंजर, देखिए चारों तरफ सिर्फ तबाही है, पूरे इलाके में मलबा ही मलबा है। जो इमारतें थी वो मलबे में ढेर हो चुकी हैं और यहाँ पर सिर्फ तबाही का आलम नजर आता है। आग की लपटें नजर आती हैं। एक बार फिर से आसमान से मौत बरसाई है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है। दक्षिणी लेबनान इलाके में लगातार पहले भी कई बड़े हमले किए जाते रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिन जगहों पर वो हमले कराए दरअसल ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लेकिन यूकी देवनाथ जी, क्या ये हिजबुल्लाह के ही ठिकाने हैं? क्योंकि जिस तरह से बार बार हमले किए जाते रहे, दावे किए जाते रहे इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह के नाम पर आम जनता को निशाना बनाया गया, पूरा लेबनान बर्बाद होने की कगार पर है। जी हाँ नैना जी, दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वो कहाँ होंगे? जाहिर बात है ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। तो ये जो लेबनान की आर्मी है उससे अलग सेटअप है। लेबनान की आर्मी यानी बेरूत में जो सरकार है, उन्होंने काफी बार कोशिश की कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल किया जाए, हिजबुल्लाह को नष्ट किया जाए। उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब हिजबुल्लाह रहता कहाँ है ये समझना पड़ेगा। हिजबुल्लाह वहाँ के गांव में रहता है, शहरों में रहता है। इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड यूनिट नहीं होती है कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को रखेगा या अपने अस्त्र-शस्त्र और रॉकेट्स, मिसाइल को रखेगा। वो हर घर में किसी घर से उनका बेटा हिजबुल्लाह का गुरिल्ला है, तो किसी घर से उसका पति हिजबुल्लाह का हिस्सा है। तो होता क्या है कि एक भाई जो है सोशल फिनोमिना है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट करता है जो उसकी बहन ने बना के दिया है, फिर वो अपना जो AK-47 है उठा के जाता है, हिजबुल्लाह वो हिजबुल्लाह का मेंबर है, लड़ने जाता है, लड़ा के शाम को घर वापस आता है, उसकी बहन फिर से उसको रोटी बना के खिलाती है। आपको वहां पर सोच जाकर देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह जो समाज का हिस्सा है, तो वहां हम कहाँ गिराए जा रहे हैं? वहां बस इजराइल को एक खबर कहीं से मिलनी चाहिए कि एक बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके हैं, या फलानी बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ है, और उसके बाद ईरानियन एयरफोर्स जाती है उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े बॉम्ब गिराती है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जब ईरान के रॉकेट गिरते हैं या जब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरते हैं, आप देखेंगे पूरे 10 मंजिला बिल्डिंग धराशायी नहीं होती है। ईरान के रॉकेट जब गिरते हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट जब गिरते हैं, हाँ। तो वहां पर आप देखेंगे शीशे टूट गए हैं, सड़क में 1 फुट का गड्ढा हो गया है। लेकिन जब इजराइल के बॉम्ब्स गिरते हैं, पूरी 10 मंजिली बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, क्योंकि इनके बॉम्ब रेट बड़े होते हैं। जी 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 सर। और इस बीच चलिए मैं एक और बड़ी खबर में आ रही हूँ झा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, ईरान की घेराबंदी के लिए अब
बड़ी तैयारी की जा रही है, स्ट्रीट शील्ड लॉन्च किया जा रहा है ऑपरेशन। ईरान की घेराबंदी अब खास तरीके से की जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी के लिए ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसके तहत 150 से ज्यादा विमान, लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। 15 से ज्यादा युद्धपोत पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। अमेरिका लगातार दबाव बनाने में जुटा हुआ है ईरान पर, ईरान को झुकाने के लिए, ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए और हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए अब ये नए ऑपरेशन को लागू करने की कोशिश है। ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड लागू करने की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। जी झा सर, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बता रहा था, जो देवनाथ जी भी बता रहे थे, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे, उसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा था कि लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइल की स्थिति क्या है। आप याद कीजिए, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था यूएन चार्टर के अंदर में कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में सीज फायर करी गई थी। उसमें 3 क्लॉज थे बड़े स्पष्ट। एक, लेबनान की जो फौज है, they will prevail on Hezbollah not to start again arming the South Lebanon. दूसरा, वहां पे पीस कीपिंग फोर्स भी जो है वो तैनात है और वो भी इंश्योर करेंगे कि हिजबुल्लाह अपना कहीं पांव नहीं फैला रहा है। और अगर इसमें कहीं पे त्रुटि हुई है, वायलेशन हुआ है, तो इसराइल के पास में अधिकार है कि वो अपना स्टेप ले। तो अभी जो देख रहे हैं आप इसको उस नजर से देखिए, क्योंकि जितने अड्डे हिजबुल्लाह के तबाह किए गए हैं, चाहे वो सदर्न लेबनान की बात हो, लितानी रिवर के नॉर्थ की बात हो, या फिर आप बेरूत की बात कर लीजिए, जो 10 मंजिला मकान गिरते हुए देखा था, उसमें 40 मिनट पहले उनको वार्निंग दी गई थी कि ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है, आप लोग जितने सिविलियंस हैं निकल जाइए। लेकिन फिर भी पे उसमें 250 लगभग लोग या उससे ज्यादा लोग उसमें रहे। और यहीं पे देवनाथ जी की बातें जो हैं वो आप याद कीजिए कि हर फैमिली का कोई न कोई सदस्य जो है वो या तो हिजबुल्लाह के साथ में है, या किसी और कट्टरवादी संस्थान के अंदर में है, या और कुछ नहीं तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वहां पे वो भी है, तो उसका मेंबर है। तो ये जो चीजें हैं, लगभग हर घर का वहां पे बंदा मौजूद है। जी। और हिजबुल्लाह का एक और आप चरित्र देख लीजिए। आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2020 या 2021 में जो ब्लास्ट हुआ था, बेरूत ब्लास्ट, उसमें 43,000 टन जो एक्सप्लोसिव था, अमोनियम नाइट्रेट, वो जला था, उसमें विस्फोट हुआ था। और वो नाइट्रेट किसका था? वो सारा अमोनियम नाइट्रेट हिजबुल्लाह का था। तो हिजबुल्लाह की एक चरित्र रहा है, उनका जो आतंकवादी गतिविधि है वहां चलता रहा है। वहां यही तो एक तरह से प्रॉक्सीज रहे हैं, और यही प्रॉक्सीज बड़ी चुनौती देते रहे हैं ना सिर्फ इजराइल को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल हाथ धो के पीछे पड़े हैं, चाहे बात वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती विद्रोही हो। ये तमाम ऐसे अलग अलग प्रॉक्सीज की बड़ी तस्वीरें भी नजर आती रही। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध आगे लंबा चला तो ये प्रॉक्सी वॉर, रीजनल वॉर बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नजर आएगी, जिसको शायद कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेल सर, आप दोनों ही मेरे साथ में जुड़े, इतने वैल्यूएबल कमेंट्स और आपने एनालिसिस किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात ईरान की कर ली जाए। ईरान दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू चौधरी की हेकड़ी निकालने वाला देश बन चुका है। वो मुल्क जिसे मिटाने के लिए 37 सालों तक साजिशें रची गई हैं, जिसे घुटनों पर लाने के लिए पाबंदियों की बेड़ियां डाली गई हैं, जिसके अर्थव्यवस्था को कुचलने की कोशिशें हुई, जिसके लीडर्स को मार दिया गया। लेकिन आज उसी राख से एक ऐसा फिनिक्स निकला जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। ईरान की बात हो रही है। अमेरिका जिसे कट्टरपंथ कहता था, आज उसी ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। विज्ञान हो, तकनीक हो, सच्चाई, इन तमाम अलग अलग दम पर ईरान ने यह साबित किया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। दुनिया के पावर मैप को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये नक्शा बदलने वाला है। जिस ईरान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में डाला, जहां उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देशों की कतार में उसे खड़ा किया गया,
आज उस ईरान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिसे तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, आज वही ईरान खाड़ी देशों को अमेरिका की गुलामी से मुक्ति दिला रहा है। हैरान मत होइए, ये आंकड़े ईरान की हकीकत है। जब दुनिया ने उसे दवाइयां देने से मना कर दिया तो ईरान ने खुद को डॉक्टर बना लिया। 40% साक्षरता को खींचकर 90% पर ले गया। लोग कहते थे ईरान भूखा मरेगा, लेकिन उसने अपनी औसत उम्र को 55 से बढ़ाकर 75 साल कर दिया। यह है विज्ञान और तकनीक की वो ताकत जिसके आगे वाशिंगटन की हर चाल फेल हो गई। ईरान के पास वो खजाना है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 208 बिलियन बैरल का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व। दुनिया का 15% गैस अकेले ईरान के सीने में दफन है। और सबसे बड़ी ढाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पश्चिम के देश ईरान को कम आंकने की गलती कर रहे थे, लेकिन ईरान ने लैब में बैठकर दुनिया का गणित बिगाड़ दिया। आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी में दुनिया में 5वें नंबर पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बायोटेक, एरोस्पेस और न्यूक्लियर साइंस में ईरान आज ऊंचाइयों पर है, जहां पहुंचने का सपना कई यूरोपीय देश अभी भी देख रहे हैं। 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यानी ईरान अब परमाणु शक्ति बनने के बिल्कुल करीब है। ईरान की असली ताकत उसकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो $1 ट्रिलियन का गैप है जो प्रतिबंधों की वजह से दबा हुआ था। सोचिए, अगर ये पाबंदियां हट जाएं, तो ईरान का कद क्या होगा। अमेरिका का डर जायज है, क्योंकि उसने एक शेर को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस शेर ने अब पिंजरा तोड़ दिया है। विज्ञान और सच्चाई की इस जंग में फिलहाल ईरान 20 साबित हो रहा है। अमेरिका का सरेंडर और ईरान का उदय, ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं, बल्कि पश्चिम के अहंकार की हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की अगली बड़ी खबर। नाकेबंदी को लेकर सेंटकॉम के हवाले से इस समय की बड़ी खबर है। 24 घंटे में कोई भी जहाज पार नहीं कर पाए हॉर्मुज, ये बात कही गई है। 6 व्यापारिक जहाजों को अमेरिका ने वापस लौटा दिया है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, ये बात भी सेंटकॉम की तरफ से कही गई है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक लगातार ऑपरेशन में तट पर हैं और ये स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे हो गए, कोई भी जहाज अभी तक हॉर्मुज पार नहीं कर पाया। यानी कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसकी नाकेबंदी कारगर साबित हो रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच करना भी शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर में टेंशन एक बार फिर बढ़ चुकी है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा तैनात किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए ईरानी बंदरगाहों के पास 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। इनमें F-35B जेट और MV-22 ऑस्प्रे विमान शामिल है। हॉर्मुज को लेकर अब भी दुनिया में हाहाकार मचा है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बहुत बड़े स्तर तक बढ़ सकता है। हॉर्मुज ब्लॉक करने के ऑपरेशन में एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली भी शामिल है। यह युद्धपोत F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट से लैस है। ये तैनाती अरब सागर में ईरानी तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की एक बड़ी सैन्य मुहिम का हिस्सा है। US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ये नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। इसे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू किया जा रहा है।
यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक यूएसएस त्रिपोली अरब सागर में चलते हुए रात में उड़ान भरने का अभ्यास कर रहा है। यूएसएस त्रिपोली को बिना किसी पारंपरिक वेल डेक के डिजाइन किया गया है। इसमें अधिक F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर, MV-22 ऑस्प्रे विमान और हेलीकॉप्टर और रखरखाव के लिए अतिरिक्त जगह मिल पाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाकेबंदी को लेकर कहा कि इस दौरान उसी किल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा जो ड्रग तस्करों के खिलाफ किया जाता है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोककर जांच कर रही है। खासकर उन जहाजों पर नजर रखी जा रही है जो ईरान को टोल देते हैं। अमेरिका ने ऐलान किया कि जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध से रूस की कमाई दोगुनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के हवाले से बड़ी खबर आई है। मार्च में तेल से होने वाली कमाई अब दोगुनी हो गई है। रूस की तेल से होने वाली कमाई अब 19 अरब डॉलर की हो गई है। रूस से तेल का निर्यात एक तरह से बढ़कर 7.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो चुका है। ये IAEA की एक रिपोर्ट है। IAEA का ये कहना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आप ये समझिए कुछ समय पहले ये वही रशिया है, वही रूस है जिस पर अमेरिका की तरफ से तमाम पाबंदियां लगाई गई थी। और पाबंदियों का नतीजा ये रहा कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डूब गई, क्योंकि उसका आयात निर्यात पूरी तरह से प्रभावित था। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका की ये जंग कैसे रशिया के लिए बहुत विन विन कंडीशन लेकर आई, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पाबंदियां हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पहले थी तो अमेरिका को रशिया को परमिशन देनी पड़ी, रास्ता खोलने के लिए रियायतें देनी पड़ी। और रियायतों का फायदा रशिया ने ऐसे उठाया कि उसकी जो कमाई थी वो दोगुनी हो गई। मिडिल ईस्ट की आग में 40 दिनों तक बारूद तो बरसता रहा। इजराइल ईरान आमने सामने रहे। अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ था। दुनिया को यह लगा कि ट्रंप इस युद्ध से अमेरिका को सुपर पावर नंबर 1 बना देंगे। लेकिन आज जो सच आप जान रहे हैं वो सच आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सच्चाई ये कि इस जंग में अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जबरदस्त घाटा हुआ है, करीब 7.5 लाख करोड़ का। अमेरिका के इस युद्ध में एक तरह से ये पूरी राशि स्वाहा हो गई है। तो फिर सवाल ये कि अगर अमेरिका लुटा, कमाया किसने? इस महासंग्राम की असली मलाई आखिर खाई किसने है? तो वो जवाब है रूस और चीन। बगैर एक गोली चलाए पुतिन और शी जिनपिंग कैसे इस जंग के सबसे बड़े प्रॉफिट मेकर बन गए हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जो आपको चौंका देगी। युद्ध की आग मिडल ईस्ट में लगी, लेकिन रोशनी मॉस्को में हुई जब हॉर्मुज़ की घेराबंदी हुई और वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई रुकी तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और यहीं से शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रिपोर्ट्स कहती है कि तेल की बढ़ती कीमतों की बदौलत रूस के खजाने में 45 अरब से लेकर 151 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त इनकम होने जा रही है। यानी दुनिया महंगाई से करहाती रही और रूस तेल बेचकर नोट छापता रहा। अब बात ड्रैगन की। चीन ने इस युद्ध में वो किया जिसे कूटनीति का गोल्डन रूल कहते हैं। जब ईरान पर पाबंदियां बढ़ी, वो अलग थलग पड़ा, तो चीन ने ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस का सौदा पक्का कर लिया। युद्ध के संकट के बीच चीन को कौड़ियों के भाव ऊर्जा मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। इतना ही नहीं, रूसी बाजार से जब पश्चिमी कंपनियां भागी तो वहां चीनी कारों, मोबाइल और लैपटॉप का कब्जा हो गया। बिना युद्ध लड़े चीन ने दो देशों के बाजारों को अपनी जेब में डाल लिया। फायदा सिर्फ पैसों का नहीं, रणनीति का भी हुआ। इस जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ट्रंप को अपने सैन्य संसाधन, खुफिया एजेंसी और राजनीतिक ताकत को इजराइल, ईरान के बीच झोंकना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन में रूस को खुली छूट मिल गई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को राहत। अमेरिका जब खाड़ी में उलझा था
तब चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अमेरिका 2 मोर्चों पर फंसा और रूस चीन अपनी अपनी चालें चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर पर क्यों राजी हुए? क्योंकि अमेरिका का $80 बिलियन यानी 80.4 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त थी और उधर रूस चीन मजबूत हो रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल साबित हुआ, जहां खर्चा अमेरिका ने किया और मुनाफा उसके प्रतिद्वंदियों ने उठाया। आज अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर है और रूस चीन वैश्विक शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूस और चीन ने बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचाई है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस 40 दिन की जंग ने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अमेरिका की जेब खाली है और रूस और चीन की तिजोरियां लबालब है। क्या ट्रंप अब इस मुकाम की भरपाई कर पाएंगे या फिर ये मिडिल ईस्ट के बहाने अमेरिका के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता विफल होने के बाद रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। इस बीच पुतिन ने एक ऐसा प्लान पेश किया जिसे लेकर अमेरिका फंस सकता है। आखिर वो प्लान क्या है और अमेरिका कैसे परेशान हो रहा है रूस की इस पेशकश से, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे तबाह हो गए। इजराइल में हर तरफ बर्बादी का आलम है, तो वहीं तेल बेच-बेचकर अमीर हुए खाड़ी देश टेंशन में आ गए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने उनके अहम ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया ने राहत की सांस ली। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों और गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस की ओर से कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष दोबारा न हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस संकट को सुलझाने में हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का रहा। दरअसल ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो करीब 60% तक संवर्धित है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान ये तो कह चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसका दावा है कि परमाणु संवर्धन उसका हक है और वो शांति कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु महायुद्ध की आशंकाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया कि ट्रंप प्रशासन ही चकरा सकता है। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव दिया है कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार है, ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। ये पुतिन की ओर से एक ऐसा रणनीतिक सेफ्टी वॉल्व है जो न केवल ईरान को अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचा सकता है, बल्कि जंग के सबसे बड़े डेडलॉक को खत्म कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कर दिया है कि ये प्रस्ताव नया नहीं है, बल्कि पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। पेस्कोव के मुताबिक ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। उधर ट्रंप प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। उसके लिए ये प्रस्ताव एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर ईरान का सारा यूरेनियम रूस चला जाता है तो इजराइल और अमेरिका के पास ईरान पर हमला जारी रखने का सबसे बड़ा तकनीकी आधार खत्म हो जाएगा। शांति प्रस्ताव के तहत ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को रूस को सौंपना होगा, ताकि वो हथियार बनाने लायक स्तर तक न पहुंच सके। बदले में रूस ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा तक सीमित रहे। रूस के इस ऑफर के बाद अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि क्या वो पुतिन के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं। अगर ट्रंप इस डील को ठुकराते हैं तो दुनिया ये मान लेगी कि वाशिंगटन का मकसद परमाणु शांति नहीं, बल्कि ईरान में पूरी तरह से तख्ता पलट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।